आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा मकरविल्लक्कू वार्षिक तीर्थ यात्रा की भी है, जिसके शुरू होने के साथ ही बड़ी संख्या में सबरीमला पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। शुभ मंडला मकरविल्लक्कू वार्षिक तीर्थ यात्रा के लिए केरल के अयप्पा सबरीमाला पर्वतीय मंदिर खोले जाने के बाद से यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा है। सबरीमाला मंदिर के श्रीकोविल के द्वार रविवार शाम को पूरे विधि विधान के साथ खोले गए। इस अवसर पर अयप्पा मंदिर और मलिकापुरम मंदिर के लिए नए चुने गए मेलसंथी ईडी प्रसाद और मनु नंबूदरी का स्थापना समारोह भी किया गया। इसके बाद सोमवार यानी आज से 2 महीने तक चलने वाला वार्षिक तीर्थ यात्रा सत्र मलयालम माह वृश्चिकम की शुरुआत के साथ शुरू हो गया और अब मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। तीर्थ यात्रियों के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि वो सुरक्षित रूप से मंदिर में प्रवेश कर दर्शन पूजन कर सकें। 20 जनवरी तक चलने वाली इस वार्षिक तीर्थ यात्रा के दौरान यहाँ लाखों तीर्थयात्रियों के पहुंचने का अनुमान है। 27 दिसंबर को यहाँ मंडल पूजा होगी और 14 जनवरी को मरविल्लक्कू उत्सव होगा। महाराष्ट्र के अमरावती के कौंडण्यपुर में धूमधाम के साथ शुरू हुआ अंबा रुक्मिणी महोत्सव। इसका आगाज विदर्भ की अब तक की सबसे बड़ी बोटिंग रेस से हुआ। विदर्भ के अलग अलग जिले से बोट ड्राइवर्स ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जिसने एक शानदार छटा का निर्माण किया। इस महोत्सव को लेकर आयोजित वरदायिनी वर्धा माता की आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस अवसर पर हजारों दीपों ने रुक्मिणी माता के मायके को रोशनी से सराबोर कर दिया। सप्त सिंधु जलार्पण सोहले में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस 3 दिवसीय उत्सव से ये पूरा इलाका भक्तिभाव में डूबा नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हैं कला शिखर उत्सव नृत्य नवचेतना कार्यक्रम का, जिसका आयोजन महाराष्ट्र के अमरावती के सांस्कृतिक भवन में किया गया, जिसमें 4 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक की 56 नृत्यांगनाओं ने अपनी शानदार प्रस्तुति से इस कार्यक्रम को यादगार बना दिया। इस ओडिसी और पारंपरिक नृत्योत्सव में स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों ने मोहक प्रस्तुति दी। मंच पर पारंपरिक ओडिसी नृत्य रचनाओं के साथ साथ मराठी अभंग, मोरो पंतांची, केकावली और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की विविधता ने कार्यक्रम को और दिव्य बना दिया। नृत्यांगनाओं ने रेखीय मुद्राओं, लयबद्ध कदमों और भावपूर्ण अभिनय के माध्यम से दर्शकों को मुग्ध कर दिया। जयपुर में 6 दिवसीय घूमर लोक नृत्य कार्यशाला में 100 से ज्यादा महिलाओं की जोश से भरी सहभागिता देखने को मिल रही है। राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित भव्य घूमर महोत्सव के तहत जयपुर के जवाहर कला केंद्र में इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। जयपुर कथक केंद्र के संयोजन से आयोजित इस वर्कशॉप में वरिष्ठ नृत्य गुरु अनीता प्रधान प्रतिभागियों को घूमर की पारंपरिक शैली, लय और नजाकत की गहराई से जानकारी दे रही हैं। बारह वर्ष से अधिक आयु के प्रतिभागियों के लिए आयोजित इस कार्यशाला में ज्यादातर गृहिणियां हैं, जो राजस्थान की इस विरासत कला को सीखने के लिए से जुड़ी हैं। वर्कशॉप में महिलाओं को हाथों की सुंदर मुद्राएं, चक्कर लगाने की तकनीक, भावभंगिमा, ताल पर कदमों की थिरकन जैसी महत्वपूर्ण बारीकियां सिखाई जा रही हैं। इस कार्यशाला के तहत प्रतिभागियों से 18 मिनट की विशेष प्रस्तुति तैयार करवाई जा रही है। राज्य स्तरीय मुख्य आयोजन 19 नवंबर को जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में होगा। ये तस्वीरें राजस्थान की बीकानेर की हैं, जहां भारत और यूनाइटेड किंगडम की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजेय वॉरियर 25 का 8वां संस्करण शुरू हुआ। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोट में शुरू हुआ ये द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 30 नवंबर तक चलेगा, जिसमें दोनों देशों के 240 सैनिक शामिल हैं। भारत से सिख रेजिमेंट के जवान इसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो ब्रिटेन की ओर से 4th लाइट ब्रिगेड के 2nd बटालियन रॉयल गोरखा राइफल्स के सैनिक भाग ले रहे हैं। इस एक्सरसाइज के शुरू होने के साथ ही दोनों देशों के सैनिक फुल एक्शन में नजर आए। 2011 में इस अजय वॉरियर एक्सरसाइज की शुरुआत हुई थी, जो अब दोनों देशों के बीच अहम सैन्य सहयोग पहल बन चुका है।
अब बात कर लेते हैं अयोध्या की। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण की तैयारी जोरों पर है। जहां 25 नवंबर को होने वाले राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां अंतिम दौर में है। धर्म ध्वजा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी की राज्यपाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। लिहाजा सुरक्षा के मद्देनजर 24 नवंबर की रात से ही आम श्रद्धालुओं के लिए रामलला के दर्शन बंद कर दिए जाएंगे और 25 नवंबर को किसी भी आम श्रद्धालु को मंदिर जाने की इजाजत नहीं होगी। रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर उत्सव का माहौल है। अयोध्या एक बार फिर इतिहास की नई इबारत लिखने के लिए तैयार है। रामलला की नगरी में हर गली, हर घाट और हर दीवार जगमगाने वाली है और इसकी वजह भी बेहद खास है, क्योंकि भगवान राम के मंदिर के पूरा होने की वजह से भव्य और दिव्य उत्सव होने वाला है। आज से ठीक 9वें दिन यानी 25 नवंबर को अयोध्या नगरी भव्य और दिव्य समारोह का साक्षी बनेगी। विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराएगी। ये ध्वज 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा होगा, जो रेशम के धागों से तैयार किया जा रहा है। 5 अगस्त 2020 को हुए भूमि पूजन और 22 जनवरी 2024 को गर्भगृह में रामलला की नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद धर्म ध्वजा लगाए जाने का ये कार्यक्रम श्री राम मंदिर परिसर में तीसरा सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है। अयोध्या में ध्वजारोहण की भव्य तैयारी है। 25 नवंबर को वो तारीख है। आज से 8 दिन बचे हैं कुल, और उस दिन जो है ध्वजारोहण होगा और इसी जगह पे जो राम जन्मभूमि है वहां पे शिखर पे जो है ध्वजा फैलाई जा रही है और उसको लेकर रूपरेखा तैयार कर ली गई है। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने का आगमन हो चुका है और यहाँ पे श्रद्धालु, उनसे हम सीधा बात करेंगे कि उनको कैसी खुशी है, आपको कैसी खुशी है, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम हल्द्वानी से आ रहे हैं और बहुत भव्य मंदिर बनाया है श्री राम मंदिर, और दर्शकों से निवेदन है सभी लोग आए यहाँ पे। 25 नवंबर को शिखर ध्वजारोहण है यहाँ पे और प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत भव्य मंदिर बना। मौका मिला तो आप आएंगे? बिल्कुल, मौका मिलेगा तो अवश्य आएंगे यहाँ पर। हम बहुत पूरे परिवार फैमिली सहित आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अच्छे से भी अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पर आकर। 25 नवंबर को यहाँ पर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जो कि शिखर पर ध्वजारोहण करने वाले हैं। हमें बहुत खुशी है और जरूर आएंगे हम। बिल्कुल। फिर कैसा लगा मंदिर, आपने देखा? मंदिर, हाँ, मंदिर हम जा रहे हैं अभी दर्शन करने। बाकी व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। कैसी लग रही है? आप हनुमान? हाँ, हनुमानगढ़ी भी होके आए हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। कैसा लग रहा है? अयोध्या बहुत अच्छा है और हम हनुमानगढ़ी से आ रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। तो हमें अयोध्या पूरा अच्छा लग रहा है। बताया गया है कि 25 नवंबर को ध्वजारोहण का कार्यक्रम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत ध्वज को जमीन से 190 फीट ऊपर मंदिर के शिखर पर आरोहित करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। ध्वजारोहण के बाद 3 घंटे तक अतिथियों को रामलला का दर्शन कराया जाएगा। धर्म ध्वजा लगाए जाने के लिए तय कार्यक्रम के अनुसार 24 नवंबर की रात्रि से राम मंदिर में आम दर्शन बंद कर दिया जाएगा। 25 नवंबर को भी आम श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। आयोजन के कारण हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि 25 नवंबर को दर्शनार्थियों को मंदिर में दर्शन नहीं कराए जा सकेंगे। 24 तारीख के बाद ही, रात के बाद ही दर्शन बंद हो जाएंगे। समारोह में 8 से 10 हजार अतिथियों के शामिल होने की संभावना है, जिन्हें कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से निमंत्रण भेजा गया है। वहीं अयोध्या में मौजूद आम श्रद्धालु और देश विदेश में मौजूद लोग भी इस आयोजन का दिव्य दृश्य देख सकेंगे। इसके लिए भी खास व्यवस्था की गई है। अयोध्या नगर में स्थान स्थान पर विकास प्राधिकरण की ओर से सड़कों पर बड़े बड़े पर्दे लगाए गए हैं। उन पर्दों पर यह आयोजन दिखाया जाएगा। ट्रस्ट की ओर से भी शहर में कुछ स्थानों पर स्क्रीन लगाए जाएंगे। आयोजन देखा जा सकेगा। संसार के लोग
किसी भी चैनल पर इस आयोजन को देख सकते हैं। दूरदर्शन सभी चैनलों को ये कार्यक्रम सीधे सीधे प्रेषित करेगा, उपलब्ध कराएगा। धर्मध्वजा कार्यक्रम के दौरान केवल वे श्रद्धालु ही रामलला का दर्शन कर सकेंगे जिन्हें समारोह के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। जो आमंत्रित किए जा रहे हैं उन्हें भगवान के दर्शन की सुविधा प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद दी जाएगी और जिला प्रशासन उसके लिए जो भी जिम्मेदारी, जो भी आवश्यकता है वह निर्णय ले रहे हैं। अन्य श्रद्धालु जो आएंगे उन्हें कदाचित उस दिन संभव नहीं होगा। वो अगले दिन से जैसा सामान्य दर्शन होता है उसी प्रकार से अगले दिन से वो प्रारंभ हो सकेगा। भले ही श्री राम मंदिर में रामलला के दर्शन ध्वजारोहण के अगले दिन यानी 26 नवंबर से शुरू होंगे, लेकिन 25 नवंबर को अयोध्या नगरी में माहौल सीताराम में ही रहेगा, क्योंकि 25 नवंबर को विवाह पंचमी पर श्री राम और माता जानकी के विवाह का दिव्य उत्सव भी मनाया जाएगा। इस अवसर पर विवाह पंचमी की शोभा यात्रा विशेष आकर्षण का केंद्र होगी। इस दिन रामनगरी में लगभग 15 मंदिरों से भव्य राम बारात निकलेंगी। आयोजन की व्यवस्था को देखते हुए मंदिरों से शाम 4 बजे के बाद बारात निकालने का अनुरोध किया गया है। शहर में ध्वजारोहण और विवाह पंचमी की तैयारियों को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। खबर है कि ध्वजारोहण की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कल अयोध्या पहुंच सकते हैं। इसी के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है, ताकि इसका मेन कार्यक्रम से पहले वो यहाँ पर कार्यक्रमों की तैयारी देखे, उसका जायजा ले और जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे और सभी कार्यक्रमों स्थलों का निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों के साथ, ट्रस्ट के साथ बैठक करेंगे। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि ध्वजारोहण के कार्यक्रम में देश भर से लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया है, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के श्रद्धालुओं को खास अहमियत दी गई है। क्योंकि मंदिर परिसर में बैठने की जगह सीमित है, इसलिए अतिथियों की संख्या भी उसी के अनुसार रखी गई है। ट्रस्ट की ओर से आमंत्रित अतिथियों के ठहरने के लिए 1600 कमरों की व्यवस्था की गई है। वहीं आयोजन में सहयोग देने वाले कार्यकर्ताओं को भी 24 नवंबर को ही अयोध्या बुला लिया गया है। कार सेवकपुरम, राम सेवकपुरम और तीर्थ क्षेत्रपुरम में उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है। तो अगले 9 दिनों तक अयोध्या में फिर से गहमा गहमी बढ़ी रहेगी, लिहाजा कड़े सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं और भीड़ को संभालने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। सनातन में मंदिर के शिखर पर ध्वज चढ़ाने की परंपरा बहुत प्राचीन है। शास्त्रों में कहा गया है कि ध्वज देवता की महिमा और शक्ति का प्रतीक होता है। ये मंदिर की ऊंचाई के साथ साथ श्रद्धा की ऊंचाई को भी दर्शाता है। जब किसी मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया जाता है तो माना जाता है कि वहाँ दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मंदिर पर फहराया गया ध्वज भगवान की उपस्थिति को दर्शाता है। उससे आसमान का क्षेत्र पवित्र हो जाता है और दिव्यता का एहसास कराता है। यही कारण है कि मंदिरों में ध्वज लगाने का कार्य बेहद शुभ माना जाता है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूपी के स्कूलों में आई आनंदम योजना। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस पेपर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। हरियाणा के फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक हुई। इसमें राज्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों की त्वरित जांच जैसे विषयों पर चर्चा हुई। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने प्रदूषण का मुद्दा उठाया और पड़ोसी राज्यों से पराली धुआं रोकने, अंतर्राज्यीय परिवहन को जीरो एमिशन बनाने, सड़कों की धूल नियंत्रण और औद्योगिक प्रदूषण पर कड़े नियंत्रण के लिए सहयोग मांगा। बैठक की शुरुआत में दिल्ली धमाके में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की। इसमें दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सीएम और अधिकारी शामिल हुए। डिटरेंस तभी काम करती है जब राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, सैन्य शक्ति पर भरोसा हो और पर्याप्त सैन्य क्षमता मौजूद हो। फिलहाल हमारे पास ये तीनों चीजें हैं।
ये बात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दिल्ली में आयोजित चाणक्य डिफेंस डायलॉग कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि आज हमारा डेटरेंस है कि हम कहते हैं कि करेंगे तो सामने वाला यकीन करता है कि ये कर देंगे। सेना की इतनी ताकत भी है। हाँ, आज की तारीख पे हमारे पास वो सैन्य शक्ति है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नई शिक्षा प्रणाली के तहत तकनीक के जरिए डिजिटल पढ़ाई से बच्चों का माइंड कैसे इंप्रूव हो और उनका भविष्य सुरक्षित हो, इसे लेकर झारखंड के पदरातू में संभावना 2.0 नाम से एक विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें डिजिटल पढ़ाई से होने वाले फायदों और संभावनाओं पर चर्चा हुई। इसमें झारखंड और छत्तीसगढ़ के अलावा देश भर के कई स्कूलों के डायरेक्टर, शिक्षाविद और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। डिजिटल प्लेटफॉर्म डमरू ने भी सम्मेलन में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बैगलेस 10 डेज योजना लागू हो गई। इस योजना को आनंदम नाम दिया गया है। इसके तहत क्लास 6 से 8th तक के बच्चों को साल में 10 दिन बैग लेकर स्कूल नहीं जाना होगा। नई शिक्षा नीति के तहत इस योजना को लागू किया गया है। इसका मकसद बच्चों में ग्राउंड एक्टिविटी को बढ़ावा देना है। पहाड़ी इलाकों के बाद अब मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ने लगी है। तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में आज सबसे कम न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग की माने तो 18 और 19 नवंबर को पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर या गंभीर शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है। वहीं 18 से 20 नवंबर तक पूर्वी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ में शीतलहर की संभावना जताई गई है। और चलिए अब बात कर लेते हैं इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की। दिल्ली में चल रहे इस ट्रेड फेयर में आपको एक ही छत के नीचे पूरा भारत नजर आएगा। यहाँ पर देश विदेश से आए कारीगरों और शिल्पकारों के बनाए गए हस्तशिल्प, हैंडलूम उत्पाद और जैविक खाद्य पदार्थ प्रदर्शित किए गए हैं। ये मेला दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक चलेगा। आइए आपको दिखाते हैं वहां के तमाम रंग। दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला की अद्भुत रौनक है। 14 दिनों तक चलने वाले इस मेले में देश विदेश से आए लोगों की भागीदारी है। हिंदुस्तान के अलावा 12 देशों के लोग इस मेले में शिरकत कर रहे हैं। यहाँ हर पवेलियन को अपनी अपनी थीम पर डिजाइन किया गया है। सबसे पहले आपको ईरान के स्टॉल पर लेकर चलते हैं, जहाँ कई फ्लेवर की टॉफियां हैं और ये बच्चों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इसके अलावा ईरानी शहद भी लोगों को खूब रास आ रही है। 12 देशों की भागीदारी आपको इस बार इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में दिखने को मिलने वाली है। लेकिन हम इंटरनेशनल जो कंट्रीज बाहर से आई है, हम उनके उत्पाद आपको दिखाने वाले कि किन किन तरीकों के जो कंपनीज है वो अपने उत्पाद लेकर यहाँ पहुंची। तो सबसे पहले हम आपको लेकर आए ईरानी स्टॉल में, क्योंकि यहाँ की जो खूबसूरती है वो देखने लायक है। और इस पूरे स्टॉल पर आपको ईरान की जो पारंपरिक कला है वो देखने को आपको मिलेगी। चाहे फिर वहां से यहाँ लाई हुई केसर हो, वहाँ की ईरानी टॉफीज हो, या वहाँ की ईरानी मिनिएचर जो आर्ट है उसकी अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम बच्चों के लिए आपको एक चीज दिखाएंगे जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पर जिसकी बिक्री हो रही है और सबसे ज्यादा लोग जो है वो यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। इन ईरानी टॉफीज की मैं आपको बात कर रही हूँ। बहुत सारी कलेक्शन आपको अलग अलग फ्लेवर्स में जो है वो ईरानी टॉफीज मिलेगी। अच्छा, कौन कौन से फ्लेवर्स है और क्या इनमें खासियत है जो इसको बाकी कंट्री की टॉफीज से अलग बनाते हैं? यस मैम, दिस इज ईरानी टॉफी और इसमें अलग अलग फ्लेवर है। फ्रूट्स फ्लेवर है, जेली फ्लेवर है और हमारे पास कोकोनट फ्लेवर की भी है। दिस इज आम पापड़ टॉफी जो कि अलग है, डिफरेंट है। आम पापड़ टॉफी, इसमें आम पापड़ टाइप होगा। ओके, और दिस इज टॉफी जस्ट लाइक फ्लेवर, फ्रूट्स फ्लेवर टॉफी। ईरानी शहद की हम बात करेंगे जो सबसे ज्यादा जिसकी बिक्री यहाँ पर हो रही है। हर कोई आकर इस ईरानी जो शहद है उसको जरूर चखना चाह रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये आपको 2 यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं। ईरानी शहद की अगर हम बात करें, इन लोगों से भी बात करेंगे, इनसे भी पूछेंगे। लाइक टेल मी अबाउट दिस। These are honey, Iranian honey. This is farm honey, and this is forest honey. The difference between these two kind of honey, it's the feeding of the bees. These bees has been provided in the farms, and these are provided in the forest. वहीं ट्यूनीशिया की इस शॉप पर ऑलिव वुड से बने सामान खूब पसंद किए जा रहे हैं। ऑलिव वुड से बना चेस बोर्ड बेहद खास है।
अब हम आपको लेकर आए रिपब्लिक ऑफ ट्यूनीशिया के स्टॉल में और आप यहाँ पर हर एक चीज आपको अलग दिखने वाली है और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जितनी भी आप आइटम्स देख रहे हैं ये सभी की सभी ऑलिव वुड पर बनाए गए। ऑलिव ऑयल तो आप लोगों ने बहुत खाया है लेकिन ऑलिव वुड से जो है ये सारी की सारी चीजें जो है वो बनाई गई है। ऑल दीज आर हैंडमेड और आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा आपको किचन वेयर इसमें दिखने वाला है। किचन वेयर के बहुत सारे ऑप्शंस आपको जो है वो दिखने वाले हैं लेकिन जो सबसे ज्यादा डिफरेंट मुझे दिख रहा है वो है ये चेस बोर्ड और आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ इस चेस बोर्ड को बनाया गया है। ऑल दीज आर मेड अप ऑफ ऑलिव वुड। और हांगकांग के इस दुकान पर पत्थर से बनी वस्तुएं बेहद खूबसूरत हैं और कमाल की बात यह है कि एक वस्तु एक ही पत्थर से काटकर बनाई गई है। अब बारी है हांगकांग की बिकॉज बाकी सारी कंट्रीज हम आपको दिखा रहे हैं तो हांगकांग को हम पीछे नहीं छोड़ेंगे और यहाँ की एक जो सबसे खास इस पूरे स्टॉल की आपको जो दिखने वाली है वो है ऑनिक्स स्टोन। एक ऐसा पत्थर जो सिर्फ और सिर्फ आपको अफगानिस्तान में मिलेगा लेकिन हांगकांग की हम बात कर रहे हैं हांगकांग इसलिए क्योंकि रॉ मटेरियल बेशक ही अफगानिस्तान से है लेकिन जितनी भी चीजें जो यहाँ पर आप इस पूरे स्टॉल में देखने वाले हैं वो हांगकांग में ही आकर बनाई गई है। क्या है इस पत्थर की खासियत सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँ। ये पत्थर ऑनिक्स स्टोन है। ऑनिक्स स्टोन की खासियत ये है कि इसका लाइफ टाइम कोई मेंटेनेंस नहीं है। ये जो कलर जितने दिख रहे हैं सब नेचुरल कलर है और ये फुल ट्रांसपेरेंट होता है और हर एक आइटम सिंगल स्टोन से बना है। इजिप्ट यानी मिस्र के इस शॉप पर वहाँ की पौराणिकता को लेकर चित्रों को सजाया गया है। इन्हें देखकर आप मिस्र की सभ्यता की एक झलक यहाँ महसूस कर सकते हैं। अब हम पहुँच गए मिस्र यानी इजिप्ट के स्टॉल पर जहाँ पर आपको हर एक चीज जो है एशियन इजिप्ट की सभ्यता की झलक आपको जो है वो दिखने वाली है और इन पेंटिंग्स को दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये पेंटिंग्स जो है बड़ी खूबसूरती के साथ बनाई गई है। चाहे रंग की बात की जाए डिजाइन की बात की जाए सबसे पहले ये किस पर बनाई गई है मैं आपको वो बताती हूँ। ये पेपरस लीफ होती है जो वहाँ इजिप्ट में पाई जाती है और उसके ऊपर इस तरीके की कलाकारी जो है वो की गई है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बारीक काम इस पर काम जो है वो किया गया है। ऑर्गेनिक कलर्स का जो है इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ अगर आप पीछे ये तस्वीरें देखेंगे तो आपको यहाँ की जो कहते प्राचीन देवी देवताओं की जो वहाँ की मूर्तियाँ होती है वो आपको दिखने वाली है। अगर आप खरीदारी कर चुकी हो तो तुर्की की प्रसिद्ध मिठाई बकलावा का जायका ले सकते हैं। इसके अलावा भी कई तरह के मिष्टानों को सजाया गया है। बकलावा एक ऐसी मिठाई जिसके शौकीन हर जगह आपको दिखने वाले हैं। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में भी अब बकलावा जो है वो बहुत ज्यादा पसंद की जाती है लेकिन हर कोई कहता है कि बकलावा खाना है तो दुबई जाया जाए। लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि बकलावा जिस मिठाई की हम बात कर रहे हैं ये मेनली है टर्की से आई हुई। राइट सर मैं गलत तो नहीं बोल रही? लोगों को ये है कि इट कम फ्रॉम दुबई। No, you can find baklava in any countries, especially in Middle East, but it is originally from Turkey, Istanbul or Ankara, different cities. बहुत सारे ऑप्शन दिखने वाले फिर चाहे वो इन पिस्ताशियो की बात की जाए या फिर इस तरीके के वॉलनट वाली बात की जाए कुनाफा बॉल्स की बात की जाए बिकॉज कुनाफा एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा चर्चित है। तुर्की ही नहीं आप चाहें तो राजस्थान के गजक और तिल पट्टी जिसे गुड़ से बने रजवाड़ी बर्फी भी कहा जाता है इसका भी स्वाद ले सकते हैं। राजस्थान के इस श्री श्याम तिल पट्टी जयपुर ये हम यहाँ पहुँच चुके हैं और जो यहाँ की तिल पट्टी की खासियत है जो मुझे बताया गया वो ये बताया गया कि राजा महाराजा यहाँ आते थे ये लेके जाते थे खाते थे और जंग जीत के आते थे। तो आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिसने भी अपनी जिंदगी की जंग जीतनी है वो यहाँ पर आए। सर ये बताइए क्या खास बात है क्या कहानी है इसके पीछे? राजस्थान जयपुर से आया है और आपके लिए बहुत सारी गजक लेके आए हैं कई प्रकार की गजक लेके आए हैं। ये है ब्यावर की तिल पट्टी। ये हिंदुस्तान में एक ही जगह बनती है और बिकती हर जगह है। ये सिंगल तिल पे बनती है एक तिल पे दूसरा तिल नहीं होता है इसके ऊपर और ये औरतों से बिठा के फिर बनवाते हैं हम कोई मशीन वगैरह यूज नहीं होती है। नॉर्मल पट्टी अगर आप खाएंगे तो च्यू जब आप करते हैं तो वो आपके दांत पे चिपकती है ये एक्चुअली दांत पे नहीं चिपक रही है। बहुत बढ़िया गजब। वहीं इस मेले में मेकअप के सामानों की सजी दुकान भी खास है। यहाँ की घी लिपस्टिक लोगों को खूब रासा रही है। इसके अलावा ऑर्गेनिक काजल रोल ऑन डियो स्किन ब्राइटनिंग क्रीम को भी पसंद किया जा रहा है। हम जैसे लोगों के लिए मेकअप का सामान भी मिलेगा और मैं अपनी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बिल्कुल नेचुरल मेकअप जहाँ मिलता है मैं आपको इस वक्त वहाँ ले आई हूँ। शिखा जी मेरे साथ हैं। शिखा जी हैं झारखंड से और शिखा जी के पास जितनी भी वैरायटी है वो बिल्कुल शुद्ध नेचुरल मेकअप होता है। इसकी सबसे बड़ी और खास बात यह है कि पहली बात जो रूरल लेडीज है वो बनाती हैं। इनके सारे होम ग्रोन प्रोडक्ट्स हैं वहीं पे उगते हैं और उस हिसाब से ही चीजें बनाई जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा घी लिपस्टिक मैंने ट्राई नहीं की है
ऑलरेडी लगी हुई है, मैंने ट्राई नहीं किया, बट मुझे पता चला है कि ये एक घी लिपस्टिक है जो आपको अच्छे से लिप्स को मॉइस्चराइज कर देती है। हम लोग का महिला संस्था है, हमारे साथ में 80 गांव की लेडीज काम करती है। व्यापार मेले में 12 देश और 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भाग ले रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आयोजित इस मेले में बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान पार्टनर स्टेट हैं, जबकि झारखंड को फोकस राज्य का दर्जा दिया गया है। और 14 नवंबर से शुरू हुआ ये मेला 27 नवंबर तक चलेगा। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ नवजोत रंधावा, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सोमवार को सेंसेक्स 388 अंकों पर 84,951 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 103 अंकों पर चढ़ा, ये बढ़कर 26,013 पर पहुंच गया। सोने की कीमतों में तेजी आई। सोमवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 300 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,29,700 रुपए हो गई। हालांकि चांदी की कीमतों में गिरावट रही। चांदी 1000 रुपए फिसली। अब 1 किलो चांदी की कीमत गिरकर 1,63,800 रुपए पर आ गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। सोमवार को रुपया 3 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 88 रुपए 63 पैसे हो गई। टाटा मोटर्स ने अपनी आइकॉनिक एसयूवी सिएरा से पर्दा उठा दिया है। ये एसयूवी करीब 23 साल बाद भारतीय बाजार में धमाकेदार वापसी कर रही है। इसकी कीमतों का ऐलान 25 नवंबर को होगा। इससे पहले कंपनी ने इसके फीचर्स को अनवील कर दिया है। टाटा सिएरा का केबिन पूरी तरह से मॉडर्न और नई तकनीकों से लैस है। 3 स्क्रीन सेटअप दिया गया है। बड़े आकार की पैनोरामिक सनरूफ है जो आखिर तक दी गई है। 5 सीटर इस एसयूवी में डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, 360 डिग्री कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी है। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले की, जो कि एक बार फिर से बड़े पर्दे पर आने वाली है। जी हां, साल 1975 में आई फिल्म शोले 50 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर फिर से रिलीज होने जा रही है। फिल्म में जय वीरू बने अमिताभ धर्मेंद्र की जोड़ी वाली ये फिल्म आप जल्द ही बड़े पर्दे पर एक नए अंदाज में देख पाएंगे। फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने घोषणा की है कि उनकी कल्ट क्लासिक फिल्म शोले द फाइनल कट 4K वर्जन में रिलीज हो रही है, जो ओरिजिनल अनकट वर्जन है। डायरेक्टर रमेश सिप्पी के मुताबिक इस फिल्म में वो सीन्स भी दिखाई देंगे जो कि 1975 में रिलीज हुई शोले से हटा दिए गए थे। इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए मेकर्स ने इसका पोस्टर भी शेयर किया है, जिसमें ठाकुर और गब्बर सिंह की झलक दिखती है। पोस्टर में शोले द फाइनल कट की रिलीज डेट भी देखने को मिल रही है, जो कि 12 दिसंबर 2025 की है। दरअसल इस फिल्म में ओरिजिनल अनकट सीन को फिर से दिखाया गया है, जो 5 दशकों में पहली बार स्क्रीन पर दिखेगा। साल 1975 में रिलीज होने से पहले देश में इमरजेंसी के दौरान लगाए गए कड़े सेंसरशिप के कारण इस फिल्म के क्लाइमैक्स में बड़े बदलाव किए गए थे, लेकिन अब दर्शक शोले फिल्म को ठीक वैसे ही देख पाएंगे जैसा निर्देशक रमेश सिप्पी चाहते थे। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जया बच्चन, हेमा मालिनी, संजीव कुमार और अमजद खान जैसे दिग्गज कलाकारों की वजह से ये फिल्म आज भी लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाए हुए है। जाहिर है अब एक बार फिर शोले द फाइनल कट के रिलीज होने की घोषणा के बाद मूवी लवर्स काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं। इस फिल्म को लेकर हमने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। Very much excited because I love that film. Every dialogue of it I loved. तेरा क्या होगा कालिए, I still believe in. So many beautiful scenes, whether it be a dance or the mise-en-scène, you know, films, theater where when you set the entire setup like Western films, that's all so beautiful. I still very nostalgic about it now. बिल्कुल देखना पसंद करेंगे। वो मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत पसंद आया। धर्मेंद्र बहुत अच्छा है, हेमा मालिनी को मैं पसंद करती हूँ। हाँ, देखने जा सकते हैं, क्योंकि कई बार देखिए धर्मेंद्र की सब पिक्चरें अच्छी लगती हैं। धर्मेंद्र बहुत अच्छा ही बढ़िया हीरो है। सब लोग पसंद करते हैं धर्मेंद्र को, क्योंकि हम भी जाट है, वो भी जाट है। हाँ जी, तो आप देखने जाओगे अगर बिल्कुल ये वापस हो रही है जब? बिल्कुल जाएंगे। कितने एक्साइटेड रहते हो शोले के नाम से? शोले के नाम से अच्छी मूवी थी, तो मैंने पहले भी देखी हुई, तो दोबारा देखना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात है ये, तो मैं डेफिनेटली देखना चाहूँगा,
क्योंकि अपने आप में एक आइकॉनिक मूवी है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा जिसने इंडिया में ये मूवी नहीं देखी होगी। सो डेफिनेटली अगर ये री रिलीज हो रही है विद सम इम्प्रूवमेंट्स, सो मैं ज़रूर देखने जाऊंगा इस मूवी को। बिल्कुल देखने जाऊंगी, और जब भी टीवी पे आती है तो मैं लास्ट तक देखती हूँ पूरी। और शोले मूवी ऐसी है कि शायद उसको जितनी बार देखते रहो तो उससे मन नहीं भरता, और हर एक करैक्टर, चाहे वो वीरू हो या वो गब्बर हो और हेमा बसंती हो, हर एक का, और उसका संजीव कुमार का करैक्टर और जया बहादुरी का तो मार्वलेस है बिल्कुल। मतलब ऐसे हाँ, बहुत बढ़िया रोल। जनरेशन कितना पसंद करती है आपको? अब आजकल की जनरेशन तो नहीं लगता कि कुछ पसंद करती होगी, शायद, क्योंकि मतलब हाँ, मुझे लगता है कि ऐसी मूवी है कि सब पसंद करते हो। सब पसंद करते हैं, लेकिन आजकल क्या है, थोड़ा दूसरे उनमें घुसे रहते हैं बच्चे। हो सकता है यंग जनरेशन थोड़ा देख ले, बाकी कुछ कह नहीं सकते। मैं जरूर देखूंगी। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। खेल एक ऐसा ही क्षेत्र है जिसमें सबकी संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, और इसी को बढ़ावा देने के मकसद से श्रीनगर के झील में रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने हुनर का शानदार प्रदर्शन किया। खूबसूरत वादियों के बीच मौजूद झील में पानी पर बोट को दौड़ाते युवा, हर एक युवा में इस वाटर स्पोर्ट्स को लेकर एक अलग है जुनून। श्रीनगर में वाटर स्पोर्ट्स में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इस रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। पखरीबल झील में आयोजित इस चैंपियनशिप में युवा पूरे जोश के साथ शामिल हुए और अपने नौकायन के हुनर का शानदार प्रदर्शन किया। दुनिया की सबसे पुरानी और अनुशासित खेल परंपराओं में से एक रोइंग कश्मीर के युवाओं के बीच लगातार लोकप्रिय हो रही है, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाओं, सुचारू दौड़ प्रबंधन और प्रभावशाली भागीदारी इस खेल को रफ्तार दे रही है। इस आयोजन में भी ये साफ झलक रही है। खेलों को बढ़ावा देने, युवाओं की इसमें भागीदारी बढ़ाने के साथ साथ श्रीनगर में पर्यटन को मजबूती देने के मकसद से इसका आयोजन किया गया। आज 11th यूटी कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप हो रही है और 7th इंडोर रोइंग, जिसमें 250 से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात, आज वाटर स्पोर्ट्स में आज पहली बार बांडीपुरा, बारामूला, बडगाम, श्रीनगर जैसे डिस्ट्रिक्ट्स आगे आ रहे हैं। अब ये स्पोर्ट सिर्फ दल तक ही महदूद नहीं रहा। मुझे उम्मीद है कि वाटर स्पोर्ट्स से हम हर एक लेक को बचाएं, प्रमोट करें, क्योंकि जितने भी हमें वाटर स्पोर्ट्स है वहाँ वाटर स्पोर्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो मेन अट्रैक्शन बनेगी टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़। जम्मू कश्मीर वाटर स्पोर्ट्स एंड कैनोइंग एसोसिएशन के इस आयोजन में बिल्किस मीर की अहम भूमिका है। बिल्किस जम्मू कश्मीर वाटर स्पोर्ट्स एंड कैनोइंग एसोसिएशन से जुड़ी प्रमुख हस्ती हैं। ये खुद इस क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और कोच रही हैं, साथ ही देश की पहली महिला ओलंपिक जूरी सदस्य हैं। जम्मू और कश्मीर में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने में ये अहम भूमिका निभाती आ रही हैं। मेरा जो नेक्स्ट प्लान रहेगा, वी विल स्टार्ट आवर रेस फ्रॉम पोखरीबल एंड वी विल फिनिश एट डल गेट। दैट मीन्स 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर हम प्लान कर रहे हैं, सो दैट ये पैच बिल्कुल क्लीन रहे। ये वाटर फ्रंट जिसमें हम बाहर से भी लोगों को ये लाएंगे, और मुझे लगता है कि वी विल हैव अ मैराथन रेस सून। जैसे मैराथन रेसेस होती है 21 किलोमीटर, वैसे ही हम पानी में भी प्लान कर रहे हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम पोखरीबल एंड फिनिश इन बड़ा डल, सो वी आर प्लानिंग दैट ऑल्सो। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करने में सक्षम एथलीटों को आगे बढ़ाने के लिए कोचिंग, आधुनिक सुरक्षा उपकरणों और नियमित प्रशिक्षण शिविरों पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में आयोजन प्रतिभा खोज के एक मंच के रूप में भी काम कर रहे हैं, जहां कई युवा रोइंग खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इन सबसे लड़कियों की दिलचस्पी भी खेलों में बढ़ रही है। यहाँ पे यूटी का ये 11th चैम्पियनशिप हो रही है, पिछले साल भी हुई थी। बहुत ज़्यादा लड़कियों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये हो रहा है कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के यहाँ पे है, लड़कियों को खास तौर पे यहाँ आना चाहिए। हमारे यहाँ पे 11th यूटी का चैम्पियनशिप है हमारे यहाँ पे, तो इससे पहले भी हमारे यहाँ पे लास्ट ईयर हुई चैम्पियनशिप, और हमारे नेशनल्स वगैरह भी हुए। भोपाल में हमने नेशनल खेला और लास्ट टाइम हमारा खेलो इंडिया भी था। तो जो हमारी इवेंट्स हो रहे हैं, इससे हमें बहुत बूस्ट मिल रहा है। तो इंशाल्लाह हम आगे जाके नेशनल्स खेलेंगे, इंशाल्लाह इंटरनेशनल्स खेलेंगे।
इस आयोजन में देश विदेश के एथलीट, कोच और दर्शक एक साथ आए और उन्होंने ये दिखाया कि कैसे खेल सामुदायिक विकास, पर्यावरण जागरूकता और आर्थिक अवसरों को बढ़ावा दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आईपीएल को लेकर राजस्थान रॉयल्स का अहम फैसला। खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए आपको सीधे लिए चले खेल चक्कर। इंडियन प्रीमियर लीग की मिनी नीलामी से पहले सभी 10 फ्रेंचाइजी टीमों ने खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी है। राजस्थान रॉयल्स ने तो अपने कप्तान संजू सैमसन को ही ट्रेड कर दिया। इसके लिए राजस्थान रॉयल्स की चेन्नई सुपर किंग्स से ट्रेड डील हुई, जिसके तहत संजू सैमसन के बदले राजस्थान रॉयल्स को चेन्नई सुपर किंग्स से रविंद्र जडेजा और सैम करन मिले। जडेजा और सैम करन दोनों अब राजस्थान रॉयल्स के स्क्वाड में शामिल हैं। आईपीएल 2026 के लिए 16 दिसंबर को अबुधाबी में होने वाली नीलामी से पहले आरआर ने ये बड़ा फैसला लिया। श्रीलंका के दिग्गज क्रिकेटर रहे कुमार संगकारा को राजस्थान रॉयल्स ने टीम का हेड कोच नियुक्त किया। 2026 के आईपीएल में वो टीम के हेड कोच होंगे। संगकारा 2021 से राजस्थान रॉयल्स के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं और 2021 से 2024 तक टीम के हेड कोच भी रह चुके हैं। राहुल द्रविड़ के पद छोड़ने के बाद उन्हें एक बार फिर ये जिम्मेदारी दी गई है। इस साल आईपीएल में टीम के खराब प्रदर्शन के बाद द्रविड़ अगस्त में हेड कोच का पद छोड़ते हुए राजस्थान रॉयल्स से अलग हो गए थे। वर्ल्ड चैंपियन निशानेबाज सम्राट राणा का हरियाणा के करनाल में शानदार स्वागत हुआ। इजिप्ट में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप में सम्राट ने पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में 243.7 अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया। ये उनकी पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप थी जिसमें उन्होंने 3 पदक हासिल किए और इस उपलब्धि के साथ जब सम्राट अपने गृहनगर करनाल पहुंचे तो उनका शानदार अंदाज में स्वागत किया गया। इसी के साथ न्यूज पत्नी मेरी यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।